अर्धआयु विधि नंबर 2 चल रहा है अपना, या आंशिक परिवर्तन विधि। आपको इनके नाम जरूर पता होने चाहिए। आंशिक परिवर्तन विधि, देखो भाई कुछ ही नहीं है, अर्धआयु नाम आ गया तो हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखा था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n-1, ये लिखा था क्या अपन ने, हमें अच्छे से पता है। ठीक है, वही क्या करेंगे अपन, 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहला और दूसरा। तो एक बार तो आप इसको टी हाफ 1 लोगे और दूसरी बार टी हाफ 2 लोगे, तो आप उसको कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें थोड़ा। देखो क्या आप ले रहे हो, टी हाफ 1 ले रहे हो एक बार, तो दूसरी बार आप क्या लोगे, टी हाफ 2। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको तो लेंगे T1 और इसको क्या लोगे, T2। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, ले क्या करोगे बोलो। आपने लिखा इधर T1, अब समानुपाती को उठाओगे तो बराबर में लगाओगे K, अब चाहो तो इसके बटा में लिख सकते हो, चलो इंटू 1/n-1 और A1 लोगे इस बार, टी हाफ 1 तो सांद्रता A1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। दूसरी तरफ क्या किया आपने, T2 या टी हाफ 2 कह सकते हो उसको, मैं T2 का है अभी लिख दूंगा। T2 का मतलब क्या है, इज इक्वल टू K और 1/A2 की पावर क्या लोगे, n-1 लोगे। ठीक है भाई, क्या करोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाएंगे। लगाओ, T1/T2 बराबर, देखो K से तो K मर जाएगा। ठीक है, और ये जो A2 है वो ऊपर चला जाएगा, A2 की पावर n-1 बटे A1 की पावर क्या आएगा, n-1। दोनों की पावर n-1 है तो दोनों को मिल के खोल के लिख सकते हैं, होल पावर n-1। तो आएगा T1/T2 इज इक्वल टू A2/A1 और इसकी होल पावर कितनी आएगी, n-1। इसको हमने कह दिया समीकरण 3। अब वही काम करेंगे जो पीछे किया था, समीकरण 3 के दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लोग लेने पर, समीकरण 3 के दोनों तरफ लोग लेने पर, ले वो लोग क्या लिखोगे, लोग T1/T2 बराबर लोग A2/A1 की पावर n-1। वही पीछे वाला तरीका, लोग x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी लोग से। तो क्या है आपके पास, लोग T1/T2 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, n-1 आगे आ गया लोग A2/A1। अब देखो हमें मान किसका चाहिए, कोटि का, तो n-1 को आप पहले ले लो, n-1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लोग T1/T2 अपॉन लोग A2/A1। मान अपने को ओनली n का चाहिए, तो a को पक्षांतर में करके उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस, ऊपर आपका आएगा लोग T1/T2 डिवाइडेड बाई लोग A2/A1। एक फॉर्मूला तो आपके पास आ गया ये वाला। ठीक है, जिन भी फॉर्मूलों को मैं डब्बे में बंद करता हूँ वो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर
हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 माइनस का log T2 बटे log A2 माइनस का log A1। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 2। जनरली आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से काटापीटी करके आंसर आप निकाल देना। तो यह फॉर्मूला हो गया कि इसका अर्धायुकाल विधि, या फिर आप इसको क्या कहते हो, आंशिक परिवर्तन विधि। यहाँ से न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी, दोबारा से समझ लो। हमने एक रिलेशन पढ़ा था डायरेक्ट अर्धायुकाल और किसका, सांद्रता का। तो हमने देखा टी हाफ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए की पावर n-1 के। अब देखो हमने दो कंडीशन बना ली, एक तरफ क्या किया, अब टी हाफ था मैंने उसको T1 लिखा है। T1 का मतलब क्या है कि जो A1 सांद्रता पर अर्धायुकाल, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो T1 है वो क्या है, A1 सांद्रता पर, अब यहाँ पे सांद्रता को C नहीं लिखा मैंने, A लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। A1 सांद्रता पर क्या है, अर्धायुकाल है, ठीक है भाई। और जो T2 है वो क्या है, A2 सांद्रता पर अर्धायुकाल, ध्यान रखना अर्धायुकाल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार T1 मान लिया और समानुपाती को हटाया तो इस तरह लगा दिया कि 1/A1 की पावर n-1, सेम कहानी A2 की पावर n-1। समीकरण 1 को 2 से भाग लगाया, आ गया। अब यहाँ पे भी पावर n-1, यहाँ पे पावर n-1, तो होल पावर क्या हो गई, n-1। अब दोनों तरफ क्या ले लिया, लोग ले लिया, तो इधर भी लोग आ गया, उधर भी लोग आ गया। अब हमें पता है कि log x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। तो हम यहाँ से क्या किया, इस n-1 को, इस n-1 को हम क्या करें, इस पावर को आगे ले आए, ठीक है। पावर आगे आएगी तो क्या हो गया, log T1 बटे T2, ये पावर आ गई तो n-1 log A2 बटे A1। यहाँ से देखो n-1 हमने तो मान कोटि का चाहिए ना, तो n-1 को आगे ले लिया। अब ये जो log A2 बटे A1 गुणा में है, कहाँ चला गया, भाग में चला गया। n का मान निकाला तो जो -1 था उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो उधर चला गया, +1 हो गया ये, ठीक है। आप यहाँ भी 1 प्लस लिख सकते हो या फिर इस +1 को ले जाके लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। दूसरा तरीका हमने क्या किया, इसको खोल के लिख दिया, log T1 बटे T2 को खोल के लिख दिया तो log T1 माइनस T2 लिख दिया, इसको log T2 लिख दिया, ठीक है। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी आपकी विधि है, लिखो आलेखी विधि, जिसको आप क्या कहा था, ग्राफीय विधि आपने कहा था, ठीक है भाई। हम न्यूमेरिकल करेंगे सबके ऊपर, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तीसरी जो विधि है अपनी वो है ग्राफीय विधि, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, आलेखी विधि, आलेखीय विधि। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। देखो क्या होता है इसमें, आप अलग अलग कोटि के भी करे होंगे, पीछे अपने ग्राफ बनाए थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं। सांद्रता कौन सी, a-x, जो t समय पे सांद्रता आ रही थी उसके और समय के बीच में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास एक सीधी रेखा आती है, या तो ग्राफ बनेगा y बराबर mx का, या फिर ग्राफ बनेगा y बराबर mx प्लस c का। तो सबके लिए यही होगा। तो जिस समीकरण से ग्राफ y बराबर mx का या फिर y बराबर mx प्लस c का बनेगा, हम कह देंगे कि ये उस कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख लो, एक लाइन लिख लो, जो ग्राफीय विधि है इसके लिए आप लिख लो कि हम क्या करते हैं, इस विधि में समय के साथ
अभिकारकों की सांद्रता का ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इस विधि में समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता का ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रथम कोटि के लिए। पहले क्या लिख रहे हैं हम? प्रथम कोटि के लिए। नंबर 1 लगा के लिख लेना आप इसमें, प्रथम कोटि के लिए। अब प्रथम कोटि के लिए देखो समीकरण क्या थे अपने पास, K1T इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, यही थी। तो आपको ये कहा जाएगा कि जब हम log 1 अपॉन A माइनस एक्स वर्सेज T या log A माइनस एक्स वर्सेज T के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आपको प्रथम कोटि के लिए हमने ग्राफ बनाया समय और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में। तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा आ रहा है? सरल रेखा आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले इसके बाद में आगे करने वाले हैं द्वितीय कोटि के लिए। तो नंबर 2 लगा के आप लिख लो, द्वितीय कोटि के लिए आप खुद कर सकते हो क्या? वेग समीकरण क्या लिखोगे? K2T इज इक्वल टू, ये वाले लिखेंगे अपन तो 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। ठीक है, तो हम ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? इस वाला A माइनस एक्स और किसके बीच में? T के बीच में। ठीक है, ये तो हमने वेग समीकरण लिखी है। तो हम ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? इस A माइनस एक्स और T के बीच में। तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो लिखना है यहाँ पे, जब हम T वर्सेज 1 अपॉन A माइनस एक्स के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब देखो सेकंड ऑर्डर में हमने 2 टाइप से पढ़ा था। एक वो, ये तो उसके लिए था जब दोनों अभिकारक क्या थे? सेम थे। दूसरी कंडीशन, जब दोनों अभिकारक अलग अलग होंगे तो हम क्या कहेंगे? ग्राफ किस किस में बनाओगे आप? log B इंटू A माइनस एक्स अपॉन A इंटू B माइनस एक्स वर्सेज T के मध्य ग्राफ बनाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो आप बना रहे हो वो कौन सी कोटि के लिए बना रहे हो? द्वितीय कोटि के लिए। अब एक और आप खुद कर लोगे, तृतीय कोटि के लिए कर लोगे। वेरी गुड, बोलो क्या करोगे? तृतीय कोटि के लिए क्या करोगे? सर पहले हम उसका वेग समीकरण लिखेंगे। तो लिख लो भाई, K3T इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? तृतीय कोटि के लिए।
अब आपको कि सर आपने ये कहाँ से लिख दिया, तो थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, के एन इज इक्वल टू 1/n-1 t, फिर ब्रैकेट 1/a-x⁻n-1 माइनस 1/a⁻n-1 रख दो, वहाँ से ये ग्राफ आ जाएगा। तो आपका क्या कहोगे, जब हम 1/a-x² वर्सेज t या a-x² वर्सेज t के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, बस आपको यही लिखना है इस ग्राफीय विधि के अंदर, और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे। कौन सी विधि पढ़ोगे अब आगे? बिल्कुल सही है आपका जवाब, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि या फिर छद्मकोटि विधि। ठीक है, कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं? ओस्टवाल्ड विल्गन विधि या फिर छद्मकोटि विधि। तो नंबर 4 है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, छद्मकोटि विधि। ठीक है भाई, देखो नाम से पता चल रहा है छद्मकोटि विधि मतलब क्या है इसका। छद्मकोटि विधि का मतलब क्या है, हमने पता है कि जब हम एक अभिक्रिया लेते हैं तो उसमें कोई भी एक जो अभिकारक है वो आधिक्य में होता है, तो उसको तो हम वेग में लिखते नहीं है, जो बच गए उनको वेग में लिख लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में कोटि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप 1-2 लाइन लिख लेना इसमें, मैं लाइन बोल रहा हूँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। ठीक है, लाइन ये है कि इस विधि में लिख लो, इस विधि में एक से अधिक अभिकारकों की सांद्रता को आधिक्य में लेकर उसके सापेक्ष दूसरे अभिकारक की कोटि ज्ञात कर लेते हैं तथा इस प्रयोग को अन्य अभिकारकों पर भी दोहराकर सभी अभिकारकों के सापेक्ष कोटि ज्ञात कर लेते हैं तथा अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करने के लिए सभी कोटियों का योग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास एक अभिक्रिया है A of A plus B of B plus C of C will give प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो हम क्या कर रहे हैं, केस 1 पहला केस हमने क्या किया, माना अभिकारक B व C किस में है, आधिक्य में है, तो क्या लिखो, वेग बराबर के 1n1। अब बोलो सर ये कहाँ से आया, तो देखो जब हम वेग नियम लिखते हैं तो हम इनको नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि A और B किस में है, आधिक्य में, एक्सिस में है। ठीक है, और जब ये एक्सिस में होंगे
तो इनकी सांद्रता को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वेग नियम में क्यों लिखेंगे उसको? ठीक है ना। तो हमने ऐसा मान के कर रहे हैं। एक बार देखो, इनको क्या मान लिया अपन ने, एक्सिस में मान लिया, फिर इसके रेस्पेक्ट में कोटि ज्ञात कर ली। फिर क्या किया, इन ए और सी को एक्सिस में मान लिया, पी के रेस्पेक्ट में कोटि ज्ञात कर ली। फिर सी को, ए और बी को एक्सिस में मान लिया और सी के रेस्पेक्ट में कोटि ज्ञात कर ली। तो फिर पूरी अभिक्रिया को कोटि निकालने के लिए इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो अब आपको ये ए है वो ऊपर नहीं लगाना। अब यहाँ पे कोटि है ये N1, अब हमें नहीं पता कितनी है। अगर वो एक्सपेरिमेंटल लिख के देगा तो हम देख लेंगे कितनी है। तो हमने क्या मान ली है, N1 है। इसको समीकरण क्या कह दिया, 1 कह दिया। दूसरा केस 2, माना अभिकारक, माना अभिकारक ए व सी, ए व सी किस में हो, आधिक्य, एक्सेस में हो। तो फिर से आ गया, तो क्या लिख दो, वेग, वेग बराबर के बी की पावर क्या लिख दोगे, N2 लिख दोगे। हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि N2 है इसकी पावर, क्योंकि जो वेग है वो एक्सपेरिमेंटल दिया जाता है, वेग नियम। ठीक है। केस 3, फिर से अब देखो, हमने B को भी मान लिया, C को भी मान लिया। तो अब क्या करते हो, देखो A और C को मान लिया B का निकालने के लिए। अब C का निकालने के लिए किसको मानेंगे, A और B को। माना अभिकारक A व B आधिक्य में हों, तो क्या होगा, वेग बराबर के सी की पावर N3, समीकरण हो जाएगी आपकी 3। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना, इसके लिए जो कोटि है वो कितनी आएगी, सॉरी N1, इसके लिए जो कोटि है इस अभिक्रिया के लिए वो कितनी है, N2। ये हमने कहाँ से देखा, इस एक्सपेरिमेंटल रेट लो को देखा, प्रायोगिक वेग नियम को देखा। तो देखा तो हमें पता लगा कि इसकी कोटि N1 है, इसकी कोटि कितनी है, N2, और इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, N3 होगी। तो अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि निकालनी है, या फिर संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कोटि निकालनी है। ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया के लिए कोटि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 ये कर देंगे। तो यह आपको आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये जो आपने एक अभिक्रिया लिखी थी ना, A ऑफ A, B ऑफ B, C ऑफ C, तो इस अभिक्रिया का ओवरऑल ऑर्डर कितना जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो ओस्टवाल्ड विल्गन विधि है उसी क्या कहते हैं, छद्म कोटि विधि। और छद्म कोटि विधि का मतलब क्या है कि इस विधि में कोई भी एक अभिकारक क्या होता है, आधिक्य में होता है। हमने क्या किया, हम ये अभिक्रिया ली एक, और हम अब क्या करेंगे कि इसकी कोटि ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक के रेस्पेक्ट में कोटि ज्ञात करते हैं। जब इसके रेस्पेक्ट में हमें कोटि ज्ञात करनी है तो बाकी बचे हुए जितने भी बचेंगे उन सबको क्या मान लेंगे, आधिक्य में मान लेंगे। फिर दूसरे के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे तो बचे हुए सबको आधिक्य में मान लेंगे। फिर तीसरे के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे तो बचे हुए सबको आधिक्य में मान लेंगे। तो पहला हमने माना कि मैं एक के रेस्पेक्ट में कोटि ज्ञात करना चाहता हूँ, तो मैंने ये कहा कि बी और सी किस में है, आधिक्य में है। तो इनको तो हटाओ, वेग नियम में अपन इनको लिखते ही नहीं है, और हमने एक एक्सपेरिमेंटल वेग नियम लिख दिया। अब एक्सपेरिमेंटल वेग नियम में जो कोटि आई वो N1 आई, तो हमने लिख दिया कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, N1 आ गई। इसी प्रकार से दूसरे अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, N2 आ गई, और तीसरे अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, N3 आ गई। तो आप पर्टिकुलर ये तो बता रहे हो कि A की कोटि कितनी है, B की कोटि कितनी है और C की कोटि कितनी है, अलग अलग बता सकते हो। अब कोई कहे कि इस अभिक्रिया की पूरी कोटि बताओ, तो हमने क्या किया,
तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, कुल अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। अब आपका जो लास्ट है विधि वो हेडिंग डाल दो समाकलन विधि, ठीक है। और उसका दूसरा नाम क्या है, तीर और तुक्का विधि, ठीक है भाई। पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर वो लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, फिर एक साथ समराइज भी कर दूंगा मैं उनको। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो समराइज उनको हम कर देंगे, ठीक है। देखो नंबर 5 वो क्या है बोलो, समाकलन विधि, समाकलन विधि या फिर तीर तुक्का विधि। इसको तो बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और इसको आपको पता ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है भाई, देखो क्या होता है, नाम से भी चल रहा है तीर तुक्का विधि। इस विधि में आपको जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको सांद्रता दी जाएगी, ठीक है, और समय दिया जाएगा। भाई इस समय पे सांद्रता ये है, इस समय पे सांद्रता ये है, इस समय पे सांद्रता ये है, तो आप कोटि बताओ। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, nth कोटि, सारी कोटि की हमारे पास समाकलित वेग समीकरण होती है। देखो नाम ही क्या है इसका, समाकलन विधि। तो हमें क्या करना है, इस विधि में सारे समाकलन जो वेग आए थे, समाकलित वेग समीकरण आई थी, उनको लिखना है। लिखना क्या है, याद रखना है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जो आपको सांद्रता और समय देगा कि T1 समय पे सांद्रता A1 है, T2 समय पे सांद्रता A2 है, T3 समय पे सांद्रता A3 है। तो हमने क्या किया, देखो एक बार समझना, T1 समय पे सांद्रता A1, T2 समय पे A2 और T3 समय पे A3, ये तीन आपको एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। हमने क्या किया, पहला डाटा उठाया और शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण में इसको रखा। ध्यान से समझना, पहला डाटा उठाया और शून्य कोटि के समाकलित वेग समीकरण क्या था, k0 बराबर x/t या फिर x बराबर k0t। तो पहला डाटा T1 समय पे सांद्रता A1 रखी उसमें और उसका रेट कांस्टेंट चेक किया। भाई k ही तो निकालोगे आप, k0 बराबर क्या होता है x/t। तो x/t को कैलकुलेट किया आपने, ये वाला मान रखकर आपके पास कुछ भी मान आ गया। फिर आपने दूसरा मान रखा उसी के अंदर, किसमें, शून्य कोटि में ही, और फिर मान चेक किया। तीसरा मान रखा और फिर मान चेक किया। अगर सारे मान रखने पे जो k है, वेग स्थिरांक है, उसका मान सेम अगर आ रहा है, देखो शून्य कोटि के लिए क्या होगा, k0 बराबर x/t। समझना, आपने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया, जब आपने ये वाला इसके ऊपर अप्लाई किया, तो आपको k0 की वैल्यू मिली कितनी, मान लो z मिली। समझना, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझा रहा हूँ, कोई काम में तो आने वाला नहीं है, केवल बस थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझना, इसमें समझना ही है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल के लिए कुछ है ही नहीं। अब देखो हमने क्या किया, इस दूसरी बार इसमें इसको अप्लाई किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट को इसमें अप्लाई किया, और जब इसके लिए जब हमने k0 कैलकुलेट किया तो भी कितना आया, z। जैसे मान लो रे z की वैल्यू 10 आ गई। पहले जब हमने ये मान रखे तो इसकी वेग स्थिरांक की मान कितना आया, 10 आया। जब दूसरे मान रखे तो भी कितना आ गया, 10 आ गया। और जब हमने तीसरा मान रखा इसमें तो भी इसका मान कितना आया, z आ गया। तो हमने क्या देखा कि जब हम सारे मान रखते हैं तो वेग स्थिरांक का मान सेम ही आ रहा है। इसका मतलब इन डाटाओं के आधार पे हम कह देंगे कि वो जो अभिक्रिया है वो किसका पालन कर रही है, शून्य कोटि के वेग नियम का वो पालन करती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं डाटाओं को, जो आपने डाटा ले रखे थे, इन्हीं डाटाओं को आप कहाँ रखेंगे, k1 = 2.303/t log a/a-x। फिर हम लिखेंगे k2 = 1/t x/a-x। ये प्रथम कोटि आ गया और ये द्वितीय कोटि के समाकलन वेग समीकरण है।
तो एक बार हमने इन तीनों को उठा के कहाँ रखा, शून्य कोटि में रखा, फिर मान चेक किया क्योंकि तीनों बार के प्रयोग में आंसर सेम ही आ रहा है क्या, अगर नहीं आ रहा आगे चले गए। जब तीनों को उठा के कहाँ रखा, फर्स्ट ऑर्डर में रखा, फिर 3 बार के का मान चेक किया, अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये प्रथम कोटि को फॉलो करता है, अगर अलग अलग आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये प्रथम कोटि को फॉलो नहीं करता। फिर तीनों मानों को उठा के कहाँ अप्लाई किया, सेकंड ऑर्डर में के अप्लाई किया, और 3 बार के ये जो के था इसका ऑब्जर्वेशन किया। अगर तीनों बार में ही वैल्यू सेम आ रही है तो हम कह देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर का जो रेट इक्वेशन है उसको फॉलो करता है। तो आपकी इसी को बोलते हैं तीर तुक्का विधि। हम तुक्का मार रहे हैं एक प्रकार से, इसमें हमें तुक्का मार रहे हैं, बार बार प्रयोग करते जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि मान सेम आ गया तो फिर तुक्का मार देते हैं कि चलो ठीक है ये कौन सी है, शून्य कोटि के, प्रथम कोटि के या द्वितीय कोटि के। इसलिए इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, तीर और तुक्का विधि। तो इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लो। इस विधि में अभिक्रिया के प्रायोगिक मानों को बारी बारी से शून्य कोमा प्रथम कोमा द्वितीय कोटि के समाकलित वेग समीकरणों में रखकर वेग स्थिरांक ज्ञात करते हैं। समाकलित वेग समीकरणों में रखकर वेग स्थिरांक ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, जिस समाकलित वेग समीकरण से सभी प्रेक्षणों से वेग स्थिरांक का मान लगभग समान प्राप्त होता है। जिस समाकलित वेग समीकरण से सभी प्रेक्षणों से वेग स्थिरांक का मान लगभग समान प्राप्त होता है, वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। वही क्या होता है, उस अभिक्रिया की कोटि होती है। यह आपके अभिक्रिया के कोटि के निर्धारण की 5 विधियां थी, वो खत्म हो गई है। अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ इनको, ठीक है। एक साथ हम इनको लिख लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं समरी। जो मेन थी, देखो जो न्यूमेरिकल बनने वाले हैं वो दो ही से बनने वाले हैं। सबसे पहला अवकलन विधि, ये इसको क्या कहते हो आप, वांट ऑफ विभेदी विधि, ठीक है। वांट ऑफ विभेदी विधि, या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग विधि। मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं, n इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था, log R1/R2 डिवाइडेड बाई log C1/C2, ठीक है। दूसरा कौन सा था बताओ, अर्धायुकाल विधि। अर्धायु विधि लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1/T2 डिवाइडेड बाई log A2/1। ध्यान रखना उल्टा हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये 2 था। तीसरी थी हमारे पास ग्राफीय विधि, काम में नहीं आएगी। चौथी थी समाकलन विधि, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कह रहे थे, काम में नहीं आएगी। और 5वीं थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, ओस्टवाल्ड विल्गन विधि, या फिर हमने उसको कहा था छद्म कोटि विधि, तो वो भी अपने पास काम में नहीं आने वाली। ये 2 ही फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस काम में आने वाला है।
उसी के आधार पे हम 2-3 न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ एक, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1 मिनट बस। देखो क्वेश्चन आप लिखो,